हेलो एवरीवन। मेरा नाम है किशोर कुमार और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है, तो थोड़े से हम काम कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि आज से हम लोग जितने भी मतलब CHS 2022 में जो फॉर्म भराया गया था और उसका एग्ज़ाम जो 9 मार्च 2023 से हुआ था, उन सभी टोटल 36 शिफ्टों में पेपर हुआ था। अगर आप देखेंगे ना तो टोटल 36 शिफ्टों में पेपर हुआ है। उन सभी सवालों को देखेंगे और उसके आगे पीछे का जितने भी चीज़ होगा वो देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर। और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल पर बेस्ट से बेस्ट अप्रोच देने की कोशिश करेंगे। तो आज ये क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से कि आज की इस क्लास में हम लोग 9 मार्च 2023 का शिफ्ट 1 पेपर को सॉल्व करेंगे। और जहां पर वीडियो चल रहा है वो तो यही है, और बाकी इसका जो PDF है ना वो मिल जाएगा आपका मैथ्स पेपर। अगर आपको मतलब वीडियोस नहीं देखना है, ठीक है, अगर आपको केवल प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन पर, तो आप तो सीधे यहाँ पर जाइए और यहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो PDF बनेगा ना विद सोल्यूशन, तो उसको मैं डाल दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उम्मीद है कि इस क्लास में मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा पाऊँ, कुछ नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। तो आज ये क्लास को शुरू करते हैं। पूरे के पूरे 25 सवाल है। तो आज ये पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है। हमने सभी सवालों को अरेंज किया है, ठीक है। आज ये देखिए, कहता है कि 44 × 12 - 25 + 13 × 10, ये शिफ्ट 1 9 तारीख का शिफ्ट 1 का सवाल है, ठीक है। सभी शिफ्टों का सोल्यूशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप विश्वास कीजिए इन सभी शिफ्टों को कर लेते हैं ना, तो आपका काफी बेहतरीन हो जाएगा चीजें, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। तो आज इसको करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 12 चौके हो जाएगा 48 के 8, यहां पर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है? 12 चौके 48 के 8 हाथ में रह गया 4। अब 12 चौके 48 और 4 हो गया यहाँ पर 52, ठीक है। बीच में क्या है भैया, देखिए यार, माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 13 × 10 = 130 होगा, और 130 में 25 जोड़ देंगे तो 130 20 50 155, 155 हो जाएगा यहाँ पर, तो 155 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस कर दिए, 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचने वाला है। उसके बाद 2 से तो 5 घटेगा नहीं, तो एक उधार लेंगे तो यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर एक उधार ले लिए तो 4 में 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 373, जो कि आपका डी नंबर पे यहाँ पर ऑप्शन झलक रहा है। किसी बात की समस्या? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें बहुत बड़े रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइप के हर शिफ्ट में पेपर में पूछा गया है, 2022 वाला में शिफ्ट 1 2 अलग अलग शिफ्टों में। तो इस तरीके के सवाल को हम कोशिश करेंगे कि जहां सवाल दिया गया वहीं पर सॉल्व करने का, ठीक है। किस प्रकार से, मेरा कहने का मतलब क्या है उसको समझिए, थोड़ा बहुत समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 5/2 और भगा में 2/5 है, भगा में 2/5 है, तो इस भगा को क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे। आपको एक चीज पता होगा कि मान लेते कि कहीं पर लिखा हुआ 2/3 और भगा में लिख दिया है 4/5। अगर ऐसे लिखता है तब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको इसी तरह सॉल्व करते होंगे कि देखो यार 2/3 है तो ये तो रहेगा ही। इस भागा को क्या करते हैं हम लोग, गुना में बदल देते हैं। और जब इस चीज को हम गुना में बदलते हैं ना, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, इसमें कोई ठीक है। तो ये 5/4 हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसे काट शीट करके 5/6 इसका सही उत्तर निकाल के फेंक देते हैं, मतलब बता देते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए, जैसे ये भागा में है तो भागा में जैसे ही गुना में बदलेंगे तो इसका सामने वाला जो नंबर रहेगा ना, ये 5 और 2 ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा। तो 5 को हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? अब यहाँ तक आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 5 और नीचे 2 दूनी 4, तो 5/4 को यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कुछ उसी प्रकार से ये भी भागा में है तो इसको गुना में बदल देंगे, तो ऊपर मेरा 5 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसके बाद यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली 5 और नीचे 3 दूनी 6, तो 5/6। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए, 6 पंचे हो जाएगा 30 और 4 पंचे हो जाएगा 20, तो 30 में से 20 घटेगा तो 10 बचेगा। और इसको लिख सकते हैं 5/12, यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, ठीक है। काम को थोड़ा सा स्पीड करना है। ये कैसे किया हमने, 6 पंचे 30 कर दिया, क्योंकि 6 चौक 4 बार में जाएगा तो डायरेक्ट आप क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गया कि ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था उसका आंसर कितना आ रहा है, ऊपर वाला को सॉल्व करने के बाद 5/12 आ रहा है। अब हम नीचे वाले पर ध्यान देंगे, ठीक है। नीचे वाले यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको बदल देते हैं। गुना में है, भागा में है, भागा में है तो इसको गुना में बदल देंगे। जैसे ही गुना में बदलेंगे तो ये 5 मेरा ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस तक ही काम करेंगे, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचे क्या मेरा 2, फिर माइनस है तो माइनस। उसी प्रकार से देखिए 1/2 है, इंटू का फॉर्म में 5/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इस भागा को गुना में जब आप बदल दीजिएगा ना, तो ये 4 मेरा ऊपर चल जाएगा, तो यहीं पर हम 4 लिखते हैं, नीचे 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 से हम 5 25 बार में काट सकते हैं। ये 2 से 2 बार में जाएगा, फिर 2 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है मेरा, ऊपर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, ओनली 5 बच रहा है, तो 5। इसमें किसी बात की समस्या? बीच में फिर प्लस है तो प्लस को
को लेकर आइए। उसके बाद आप फिर दिमाग लगाइए, यहाँ पर एक जरा सा दिमाग लगाइए। क्या लगाना है कि देखिए इसको भी हम बदल देंगे तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी 5 ऊपर नीचे 2, ठीक है। अब ये 5 से 5 मेरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ऊपर में क्या बच रहा है 1 और नीचे बच रहा है 4, तो प्लस का 1/4। अब यहाँ पर आप आराम से कामों को कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। कैसे करेंगे कि अब यहाँ पर काम कर सकते हैं, दो में से 1/5 घटाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट करना आपको, 2 पंचे 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9, 9 बटा हो गया 5, बीच में प्लस 1/4, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो नीचे तो मेरा 20 आ जाएगा और 9 चौके हो जाएगा 36। यहाँ पर देखिए 9 चौके 36 और 5 1 5, जो 36 और 5 हो गया 41। तो इस वाले सॉल्व किए तो इतना आया। तो यानी कि ये तो मेरा ऊपर वाला वैल्यू है, आपको पता होगा कि ये वाला ऊपर वाला वैल्यू है, नीचे वाला अभी कितना है 41/20, 41/20 आया। मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। और एक चीज यहां पर आप जान लीजिए कि जब कभी भी आपको इस टाइप के, ये मेरे मेन लाइन है, ठीक है, मेन लाइन, जब कभी भी आपको इस टाइप के वैल्यू मतलब क्रिएट हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे भी इस प्रकार से मिल जाए ना कि a/b बटे में c/d, इस प्रकार से, तो ये भैया रिश्ता बनाता है कि बाहर बाहर वाले से अंदर अंदर वाले से, यानी कि ये a से d रिश्ता बनाएगा, यानी कि a × d, और ये मेरा मेन लाइन रह जाएगा, और ये b से c रिश्ता बनाता है, यानी कि क्या हो जाएगा b × c। तो कुछ उसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे। तो ये इससे गुना होगा तो 5 × 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। नीचे ये इससे गुना हो जाएगा तो 12 × 1 40, किसी बात की समस्या आपको। 4 से काट दिए, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, अब इसको गुना कर दिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल होगा, 5 पचे हो जाएगा 25। यहाँ पर देखिए 5 पचे 25 और नीचे ये तो 41 है ना, तो 41 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 1 3, 3 × 4 12, 25/123 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी डी नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बेहतरीन सा सवाल परसेंटेज का सवाल है। कुछ जैसा बोला गया आराम से कर देना है, बहुत ज्यादा हार्ड पूछा नहीं है, ठीक है। यदि पी का 20%, ठीक है, पी का 20% क्यू का 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है, तो पी क्यू का कितना परसेंट है। आप इसको दिमाग में कर सकते हैं कि पी का क्यू मतलब पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा जाता है तो परिणाम Q का 80% होता है। तो Q का 80% को ऊपर ले जाएंगे तो Q का 40% बचेगा। तो P का 20% और Q का 40%। अगर रेशियो में बात करें तो 1 और 2, यानी कि P का वैल्यू 2 होगा और Q का वैल्यू 1, तो 2/1 × 100% बराबर कितना हो जाएगा 200। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या बातें बोला उसको समझिए। कहता कि P का 20%, तो P का 20% मतलब क्या, P × 20%, यही तो लिखेंगे हम। फिर बीच में प्लस कह रहा है, प्लस कह रहा है तो हम प्लस यहां लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है Q का 40%, तो Q × 40%, किसी बात की समस्या, ये बराबर होता है Q का 80% के। तो अब आप एक बात यहां पर बताइए भैया कि आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि देखो यार, ये तो यहां पर प्लस में है ना, बराबर की पट्टी Q × 40% में है, और ये सेम लग रहा है कि दोनों भाई बंधु जैसा लग रहा है, तो ये इससे घट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि इसको बराबर के जो पट्टी हम भेज देंगे तो ये प्लस में है तो मेरा माइनस में जाएगी, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर P × 20% बराबर क्या हो जाएगा Q × 40%, क्योंकि बराबर के ऊपर जाएगा तो ये घटेगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा दिया, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 20 से एक बार में, 20 से 2 बार में। अब आपको क्या बोला है कि पी क्यू का परसेंट कितना होगा, तो जब भी पी क्यू का बोला या कुछ भी बोलेगा तो आपको पी क्यू का वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो पी क्यू का रेशियो यहां से आप निकाल सकते हैं। P/Q का जो वैल्यू होगा ना, तो P अपना वाला नहीं लेगा, ये उसका ले लेता। क्यों लेता है उसको समझ लीजिए। P × 1 है, P × 1, तो P को हमने यहां रखा, इस Q के बराबर के ऊपर पट्टी में क्या है, ये गुना में है, तो बराबर की इसको ई पट्टी ले आया तो ये भागा में बदल गया, ठीक बात है कि नहीं। और ऊपर मेरा 2 बचा है तो 2 को रख देंगे, नीचे क्या है मेरा 1 है, ये बराबर के अब क्या हो रहा है ऊपर पट्टी जा रहा है तो नीचे है, गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। इस बात को समझ लीजिए। तो इसी चीज को आपको सीधा सीधा याद रखना कि देखो यार, जब P बोलेगा ना, P यानी कि इधर जो भी रहेगा तो ये अपना वैल्यू पट्टी को ले लेता है और Q अपना वैल्यू इस वाले को ले लेता है, ठीक है। तो अर्थात P बराबर 2/1 हो गया, P/Q। अब पूछ रहा कि PQ का कितना परसेंट है। एक बात हमेशा फोकस कीजिएगा, जिसके आगे हम नीचे रखते हैं, तो Q का वैल्यू 1 है तो नीचे 1 रहेगा मेरा, ऊपर 2 है 2। और परसेंटेज में बदलने के लिए जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि 100% से गुना करना पड़ता है। तो 2 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200% आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल पर बात करते हैं। अब इस सवाल में आपको बहुत चीजें समझाने का कोशिश करूंगा। इस मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज पर सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा और बेहतरीन लॉजिक के साथ हम कर देंगे सवाल को। सवाल कहता है कि वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
14,000 रुपए, 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब किसी व्यक्ति को मैंने 14,000 रुपए उधार दिया, मान लेते हैं कि, और उस पर एक वर्ष पर 10% का ब्याज लेते हैं। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल में पूछ रहा है कि उसमें कितना इंटरेस्ट देना होगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, वो ब्याज पर भी जो ब्याज लेता है उसे हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? असाधारण ब्याज मतलब हर साल अगर 10% ले रहे हैं तो अगले साल भी 10% ही लेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वो वैसा काम नहीं होता है। ठीक है, तो बातों को समझ लीजिए। एक बार तो मैं आपको यहां पर चीजों को बता देता हूं कि कैसे काम हो रहा है। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है, यानी कि ये तो 14,000 क्या है? मूलधन है। इसी में ना हमको लग रहा है 10% का, क्या लग रहा है? 10% का क्या लग रहा है? 10% का ब्याज देंगे। तो 10% का ब्याज देंगे तो 14,000 में 10% का 2 साल में चक्रवृद्धि क्या ब्याज कितना हो जाएगा? रेट मेरा 10% करके है, तो 10% और 10% का सक्सेसिव कितना हो जाता है? आपको पता होगा कि इसका सक्सेसिव निकालने का सीधा सा फॉर्मूला आपको परसेंटेज में हमने बताया था कि दोनों को पहले जोड़ दीजिए, 10 और 10 हो जाएगा 20, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, अब फिर दोनों को गुना करिए, 10 दहम 100। ठीक है, उसके बाद पीछे से 2 नंबर रहेगा, बाकी एक नंबर जो भी बचेगा ना, ये आके यहाँ पर जुड़ जाता है, तो 21.00% यानी कि 21%। 21% तो कहीं ना कहीं पूरा 14,000 में हमको 21% का ब्याज देना है। तो यहां पर लिखिए 14,000 का 21%, 21% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, अब 0 से 0 कट जाएगा तो अंतिम में 0, 21 चौके 84 के कितना हो जाएगा? 4, तो अंतिम में 40 आएगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चांस नहीं है, ये चांस है। एक कदम आगे और चल जाते हैं तो 21 तो 29, तो 29 तो 40 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका डी नंबर सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद करें चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और भी बेसिक पर बता देता हूं कि जब कभी भी आपको चक्रवृद्धि पर ब्याज पर सवाल पूछेगा ना, तो उसमें 3 ही चीज पूछता है। या तो आपको ये जो पूछा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई पूछा ना, चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूछेगा, या तो कभी अमाउंट पूछ लेगा कि बताइए अमाउंट कितना होगा, फिर प्रिंसिपल पूछ लेता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, एक बात को मेरा समझ लीजिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बातों को मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको डाटा को नोट नहीं करना है, केवल देखना है। कैसे क्या करना है कि यार देखिए, खेल ये रेट, इसको कहते हैं रेट, कि हर साल रेट कितना चल रहा है? 10%। और ये टाइम कितना है? 2 ईयर का टाइम दिया गया है। और ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल मेरा 14,000 है। तो सारा खेल जो है ना रेट का ही है, सारा खेल जो है ना रेट का ही है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/10। ठीक है, 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये जो मेरा है ना, ये हमेशा प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। प्रिंसिपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 10 रुपए में चीजें हमने किसी को 10 रुपया उधार दिया तो उसमें 1 रुपया का इंटरेस्ट लेंगे, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? वो घुमा के हमको कितना देगा? 11 रुपए देगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहां पर प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद अमाउंट लिखना है। तो 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू 10 हो गया, 10 पर 1 रुपए का इंटरेस्ट देगा, यानी कि अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? 11। तो ये 1 साल की प्रक्रिया चला। ये कितना चला भैया? एक बात बताइए, ये 1 साल का प्रक्रिया आपको बोल क्या रहा है? 2 साल के लिए बोल रहा है। तो 2 साल के लिए और 10 से 11 हो जाएगा। अब तीनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसे गुना कर दिए, 10 धाम हो जाएगा 100 यहां पर, और 11 × 11 121। ठीक है, अब कितना डिफरेंस इसका कितना आ रहा? तो 21 जो डिफरेंस आया ना, 21 ही डिफरेंस आया, यानी कि 21 रुपया का क्या होगा? टोटल उसको सीआई देना होगा, ये 21 रुपया। अब आप सवाल में देखिए कि आपको मान किसका दिया गया, तो आप बोलेंगे कि भैया देखो यार, ये प्रिंसिपल का मान है, तो आपका प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पर 100 है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है? तो इससे इसका मान तो 14,000 दिया है ना, ये से, यानी कि 14,000। तो ये इससे कितना गुना ज्यादा है? जब इससे आप भागा करेंगे तो आप जान जाएंगे कितना गुना ज्यादा है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यानी कि 140। और आपको पूछा क्या क्या है? पूछा गया है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो सीआई मेरा यही ना होता है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आपको बताया कि इसका डिफरेंस, और अमाउंट बोलता तो ये वाला अमाउंट होता। तो इसका ये 140 गुना है, तो ये भी 140 गुना होगा। यानी कि जब आप यहां पर गुना कर देंगे ना 21, यानी कि 21 × 140, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 तो आने हैं, यानी कि यही वाला आ जाएगा 21 0, 21 चौके 84 के 4, हाथ में रहा 8, 21 के 21 के 29। अब आप बात को समझ लिए, कभी भी आपको अमाउंट वाला वैल्यू दे देगा, इसका पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको वही चीजें करना है और बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब आप दिमाग लगाइए कि ये जो वैल्यू दिया गया ना, ये किसका वैल्यू है? ये दिया गया प्रिंसिपल का वैल्यू। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है? 14,000। 14,000 और यूनिट में उसका मान कितना है? तो यूनिट में मान कितना है? 100 है, तो बटा 100। ठीक है, 14,000 मान, सवाल में 14,000 का मान दिया था, यूनिट में मान 100 है। अब पूछ किसका रहा है मान? चक्रवृद्धि ब्याज। तो जिसका मान पूछेगा उसको इंटू में कर दीजिए 21। किसी बात की समस्या? 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो लपेट देगा ही।
इस बात को आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितने भी और भी शिफ्टों में सवाल पूछे गए इसका, तो उस सवाल को आप आराम से बना लेंगे अगर आप इस अप्रोच को लगा सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि देखो यार, जो मूलधन है वो हमको 14,000 रुपया दे रहा है, हर साल 10% का ब्याज लेता है, वो भी चक्रवृद्धि। तो 10% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 10 का सक्सेसिव लगा देंगे तो 21%, यानी कि 14,000 का 21%, 14,000 इंटू 21/100, 2 जीरो काट देगा तो 140 गुना 21 बराबर 2940। इस बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो और भी क्लियरिटी हो जाएगा, जब और भी सवाल करेंगे ना तो क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान में रखना है कि ही सारा खेल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन वैल्यू में आपको तोड़ना है। पहला वाला नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये मेरा प्रिंसिपल होता है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देता है तो वो मेरा अमाउंट में बदल जाता है। ठीक बात है कि नहीं, मिश्र धन में। तो कोई इसी यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल मेरा आगे क्या कहता है, परसेंटेज का सवाल है। कहता है कि एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। ठीक है, 25% पर लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वो इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था? कहता कि जब एक बार हमने बेचा किसी को तो 25% का लाभ हुआ, लेकिन 25% का लाभ हुआ तो वो व्यक्ति जो भी है ना, उसका विक्रय मूल्य को घटा देता है, 40 रुपए से घटा देता है। उसका विक्रय मूल्य पहले जो भी था उसको 40 रुपए से घटा दिया, और जैसे ही 40 रुपया घटाया तो उसी सामान पर 25% का हानि भी हो जाता है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य कितना था वो निकालना है। तो देखिए 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि क्या 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 25% हटेगा तो नीचे 100 बैठता, आपको पता होगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4। यहाँ पर किसी बात की आपको समस्या दुविधा, 1/4। ये नीचे मेरा आपको पता होगा कि हमेशा सीपी रहता है, ये क्रय मूल्य, और ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? ये लाभ होता है कि 4 रुपए में वस्तु को खरीदकर 1 रुपए का लाभ कमाए तो बेचे कितना में? 5 में। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर सीपी लिखेंगे और यहाँ पर एसपी लिखेंगे। तो किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदा और उस पर लाभ कमाए 1 रुपए का, तो 5 रुपए में हमने बेच दिया। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि 40 रुपए घटा देता है, वो उसका विक्रय मूल्य में 40 रुपए घटा देता है। ठीक है, तब उस पर 25% की हानि होती है। तो जब इस पर 25% का हानि होगा तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/4, यानी कि ये तो मेरा क्रय मूल्य है। तो 4 रुपए में किसी चीज को खरीदा और बेचा कितना में? 1 रुपए का हानि हो रहा था। 4 रुपए में खरीद के 1 रुपया लॉस में, अर्थात 3 रुपए में बेचा। तो सवाल मेरा ये कहता था कि जब वो जो है ना, उसका विक्रय मूल्य को 40 रुपए घटा देता है, लेकिन यहां पर आपने कितना घटाया? यहां पर 5 है, यहां पर 3, घटा कितना? 2। सवाल कहता है कि 2 नहीं भैया, घटा दिया है 40। तो 2 का मान 40 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है? 5 है। तो ये 5 नहीं होकर 20, इसका 20 गुना, क्योंकि 1 का मान 20 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। किसी बात की समस्या, आपको दुविधा, किसी बात पर आपको शंका नहीं होगा यहाँ पर समझने में। ठीक है, उम्मीद कर रहा आप चीजें समझ गए। आपको एक बात हमेशा याद रखना कि इस तरीके का सवाल में जो ये सीपी है ना, सीपी, ये दोनों सेम होगा। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेकर सेम कर देंगे, मल्टीप्लाई करके। ठीक बात है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत आसान सा, बेसिक सा सवाल है। देखिए कहता है क्या, 6 नंबर सवाल, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, तो यानी कि एमआरपी जो है ना, एमआरपी का कितना भाग? 2/5 भाग कहता है कि बराबर है भाग विक्रय मूल्य के इतना, यानी कि एसपी का कितना है? 5/8 के बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि छूट कितना मिला। ये मेरा मार्केट प्राइस है और ये मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस। यानी कि किसी वस्तु पर हमने चिपका दिया है 300 रुपए और उसको हम बेच रहे हैं 200 रुपए में, तो छूट 100 रुपए का तो दे रहे हैं ना। तो उसी चीज को पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना छूट दिया, वो बट्टे में दिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों का आपको रेशियो को निकालना होगा कि एक्चुअल में मार्केट प्राइस कितना है, एक्चुअल में कितना है आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, तभी तो हम छूट बता पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे भैया, एक बात को समझिए। यहाँ पर एमआरपी रहने देते हैं, एमआरपी रहने देंगे और नीचे क्या करेंगे? एसपी को भी रहने देंगे। ठीक है, आपको एक झटके में इसका आंसर को निकाल सकते हैं। इस क्रॉस कर देंगे ना, 5×5 = 25, तो ये एमआरपी हो जाएगा 25। ठीक है, और अगर ये नीचे नीचे गुना कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 16। तो किसी एमआरपी कितना है? एमआरपी 16 है। किसी वस्तु का एमआरपी 16 रुपया है और उसको हम बेच रहे हैं, माफ कीजिएगा, किसी वस्तु का एमआरपी है 25 रुपया और उसको हम बेच रहे हैं 16 रुपया में, तो क्या हो रहा है? मतलब छूट कितना दे रहे हैं? 9 रुपए का छूट दे रहे हैं। तो 9 रुपए का छूट दे रहे हैं, कहां पर दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं? तो टोटल प्राइस कितना है? 25 में से। ठीक है, 25 में से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। तो 25 चौका 100 और 9 चौके 36, यानी कि टोटल हमने 36% का छूट दिया। तो ये 36% मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये था। तो आपको मतलब ऐसे क्रॉस वाला है तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एमआरपी बटे सीपी एसपी होगा, तो ये गुना में है तो इसको तो भगा में ले आए। अब ये तो अपना जगह में रह जाएगा ना, 5/8 तो रह जाएगा। अब कोई दिक्कत है?
अब ये गुना में है तो बराबर की पट्टी आएगा तो भगा में बदल जाएगा तो 2/5। अब आपको पता होगा, क्या पता है कि ये नीचे वाला यहाँ बन जाता है तो 5 5 हो जाएगा, टोटल का 25 यहाँ पर, और 8 दूने 16, तो यहाँ 16। तो ऊपर एमआरपी तो ज्यादा हमेशा रहेगा ना, तभी तो छूट का पता चलेगा। तो एमआरपी 25 हो गया, 16 हो गया, कितना का छूट दे रहा? 9 रुपए का। कहां से? ना 25 से, टोटल 25 में से। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% गुना, 25 चौका 100, 9 चौके 36%। किसी बात की समस्या आपको दुविधा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। अगला सवाल देखिए, इस टाइप के सवाल जब भी आपको बनने मतलब मिल जाए ना, कि इसका सेकंड पलक झपकाते बनता है, ठीक है। यानी कि इसका वैल्यू जो भी दिया हो रहा था ना, 90-80% केसेस में 2/5 है तो 2/5 ही आंसर होगा। कैसे हो रहा है उस बात को समझिए। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जिंदगी में इस टाइप के सवाल आपका जिंदगी में और कभी नहीं गलत होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जैसे यहां पर कहता कि P/Q, P बाई क्या है भैया, एक बात को समझिए यार। देखो यार, ये लोग बहुत मजाक करता है। P/Q है, P/Q, तो P/Q क्या है? R/S, P/Q R/S। अरे यार, 2 ही था क्या? थोड़ा सा माफ कीजिएगा, इस सवाल में टाइपिंग में थोड़ा सा भूल हो गया, ठीक है। यहां पर T/U भी होगा, ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, माफ कीजिएगा यार, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक में भूल हो गया, ये T/U होगा, ठीक है। यानी कि T ये जो बराबर है ना, इस बराबर के बाद भी है T और U, क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि T और U भी है, ठीक है। सवाल में दिया गया था, मेरे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो क्षमा चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए P/Q बराबर R/S है, और यही बराबर है किसका? यही बराबर है T/U का। यही बराबर किसका है? T/U का। और इन्हीं सब का मान दे रखा 2/5। तो अब आप एक बात को समझिए कि ये तीनों आपस में बराबर है कि नहीं? बराबर, तीनों आपस में बराबर है। यानी कि P, R और T और Q, S, U, ये तीनों आपस में बराबर है। यानी कि P के जगह पर R, R के जगह पर T, कुछ भी लिखे तो किसी बात की समस्या। यानी कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। बराबर का मतलब क्या है? P R के बराबर है तो T भी R के बराबर है कि नहीं? मतलब तीनों में कुछ भी लिखो यार, अगर तीनों को मैं T बना दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसको आपको बनाना ही है। तो अगर मैं P R T जो है ना, इस तीनों को मैं P ही लिखूंगा, और Q S U को आपको Q ही लिखना है, ठीक है। अब सवाल में अगर थोड़ा सा बात कीजिएगा तो यहां पर थोड़ा सा बात कर देते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 4P लिखा गया है ना, +3R +7T, और ये जो अनुपात का मतलब बट्टा हो जाता है। और क्या लिखा है, 4Q +3S और +7U। तो अब आप यहां पर और एक बार देख लीजिए कि P, R और T, अगर तीनों के जगह पर मैं ओनली P बैठा देता हूं, यहां पर भी P बैठा देता हूं, यहां पर भी P बैठा देता हूं, यहां पर भी P बैठा देता हूं, तो तीनों में से P को कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। और ये अंदर में क्या होगा, ये 4 + 3 + 7 अंदर में तो जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 4 3 7 और 7 हो जाएगा 14। कुछ उसी प्रकार से अगर QSU इस तीनों को अगर मैं Q लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं होगा। QSU तीनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह पर Q लिखेंगे, और Q को हम सब में से Q को कॉमन निकालेंगे। तो Q को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे Q है, यहां भी Q है, यहां भी Q है, तो तीनों में से कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा? 4 3 7 और 7 14, ठीक है। तो ये तो कट गया। और P/Q का वैल्यू कितना है? 2/5, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/5। कहां गया? यही गया आंसर, ठीक है। तो ज्यादातर केस में आपको ध्यान रखना है कि ये जो मतलब वैल्यू कोफिशिएंट इसका सेम रहता है ना, 3 7 4 दोनों में अगर समान रहेगा तो ज्यादातर केस में जो आंसर दिया गया वही उसका आंसर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अंत में जो भी वैल्यू आएगा उसको कटना ही है, यहां पर कटेगा ही। तो 14 कट गया तो P/Q ने बचा, तो उतना भी आपको झमेला लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कॉमन ले लेना है आपको। P R T को कॉमन लेकर हटा के मार दीजिए इसे, ठीक है, सेकंडों में आंसर बन जाता है। तो उम्मीद करना आज के बाद इस टाइप के सवाल आपको कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगले सवाल पर बात करेंगे। ये 32 34 38 21 26 और x का औसत 30 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का सवाल आप 3 सेकंड में बना सकते हैं, अगर आपने मेरा एवरेज चैप्टर को देखा जिसमें हमने एवरेज पढ़ाया। तो देखिए जब भी आपको इसमें औसत निकाला गया, क्या लिखा, 32 34 38 21 और 26 और x का औसत 30 है, ठीक है। तो ये जो x है ना, मान लेते हैं कि x का औसत 30 है, मेरा मान लेते हैं कि इसका औसत 30 है, मान लेते हैं। इसके बाद इस 30 को सभी में से कंपेयर करेंगे, क्या है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये 30 में से 32 ज्यादा है तो कितना ज्यादा? +2 है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। 30 में से ये कितना ज्यादा? +4 है तो +4। 30 में से ये कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है तो 8 लिखेंगे। 30 में से ये कम है तो -9, और 30 में से ये कम है तो -4। अब इसका वैल्यू जो भी इसको सॉल्व करने पर आएगा तो 6 8 14, 14 - 13 बराबर 1 आ रहा है, तो 1 मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ये x का वैल्यू हमने माना है, x का वैल्यू 30। तो अगर ये चीज पॉजिटिव में आएगा तो इसमें x का माइनस कर देंगे, ठीक है, x का माइनस कर देंगे। अगर ये नेगेटिव में आएगा तो जो भी वैल्यू हमने माना है उस पर
प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव में आया तो 30 में से एक घट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, 29 बचेगा। 30 का आंसर हो जाएगा 29, आपका इसका आंसर हो जाएगा 29। इस बात को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि यानी कि जो भी औसत दिया गया था ना, उसको मान ले कि हमने मान लिया कि उसका औसत 30 है, मान लिया अपने मन से। अब 30 को इस सभी में से कंपेयर करना है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा ना, अगर वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो जो मैंने औसत माना है उससे माइनस कर देंगे, और अगर वैल्यू पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में आता है तो जो भी वैल्यू नेगेटिव में आया तो इसमें जुड़ देंगे। यानी कि एक ज्यादा लेके आ रहा है, प्लस एक का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू एक ज्यादा है तो एक घटाना होगा, ठीक बात है कि नहीं। माइनस एक का मतलब क्या है कि एक कम लेके आ रहा है तो एक देना होगा। समझ में आ गई बात है कि नहीं आ गया। और बाकी आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि बेसिक से नहीं कर सकते, सभी को जोड़ देंगे तो आपको आराम से जोड़ना तो आता ही होगा। देखिए सभी को कैसे जोड़ना है यहाँ पर मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए, बेसिक करने का जाइएगा, इसमें आपको बहुत समय बच जाता है, ठीक है। अब बेसिक से आप क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा पहले। देखिए 32 34 जोड़िए, देखिए 3 और 3 6, 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 130 हो गया यहाँ पर, 130 हो गया। उसके बाद जोड़िए 2 4 6, 8 6 14, 15, 15 6 कितना हो गया 21, तो कितना हो गया 21 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ पर 5 151, तो 151 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 151 हो जाएगा, 151 प्लस का x, और नीचे टोटल संख्या कितना भैया 1 2 3 4 5 6, तो बटा 6, और इसका औसत कितना है 30 है, इसका औसत कितना है 30 है। तो यहाँ पर देखिए 151 प्लस x बराबर ये कितना होगा 6 18 180 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 180 माइनस का 151, तो जब इसको घटाइएगा तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा, 8 यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 29 आ गया। x बराबर 29 आ रहा है। अब बोलेंगे ये भी बात सही है, क्योंकि एवरेज निकाला तो आपको पता ही होगा टोटल सम। अब आपको दिमाग लग रहा होगा कि ये हमने 30 क्यों बराबर किया, क्योंकि 30 हमने इसलिए बराबर किया है क्योंकि इन सभी का औसत 30 दे रखा था यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए 30 को हमने बराबर किया है, क्योंकि इन सभी संख्या का औसत 30 है, इसीलिए किए हैं। बातें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। थोड़ी सी वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको हर क्लियरिटी में दूंगा, अगर आप देखेंगे ना तो 100% है कि आपका बेनिफिट होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक बात है कि नहीं। और आपको एकदम सवाल एकदम निचोड़ आपको सिखा के ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप 36 का 36 शिफ्ट कर लेते हैं ना तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हर सवाल आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपको समझाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सेम सवाल है, इस सवाल को अब एक कर सकते हैं कैसे। देखिए कहता है कि 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। 30 छात्र है जिसका औसत आयु 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई थी, तो सही औसत आयु क्या होगी। इसका सेकंड 3 सेकंड में इसका आंसर, 3 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में, सिर्फ 3 सेकंड में इसका आंसर दे पाइएगा आप, ठीक है। आपको बताता हूं मैं शॉर्ट मेथड क्या होता है। कहता है कि 30 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 15 वर्ष औसत है, 15 वर्ष आयु है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है भैया, देखो देखिए यार, ये कर रहा है क्या कि 9 वर्ष के बजाय, 9 वर्ष के बजाय, यानी कि उसको 9 वर्ष लेना था, वहां पर वो क्या कर रहा है कि 15 वर्ष ले लेता है, 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ले लेता है कि 9 में से, अब यहां पर कंपेयर कीजिए कि 9 में से अगर 15 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6, यानी कि सब में से -6 घटेगा तो कितना विद्यार्थी है टोटल 30, तो इसका नीचे 30 रखना है, ठीक है। तो 6 कम 6 6 पंचे 30, यानी कि माइनस का 1 बटे कितना घटेगा 5, तो टोटल औसत कितना था 15 वर्ष आयु है, तो 15 में से 1 बटे 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75 और 1, 15 पचे 75, 75 में 1 घटेगा तो 74 बटे 5 बचेगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चुका 20, पॉइंट 5 अट्ठे 40, 14.8 ईयर्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बता दीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है, आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं है। देखिए कि सवाल में औसत कितना है, सबका औसत कितना है 15 वर्ष है, ठीक है 15 वर्ष। सिर्फ आपको इस जगह पर फोकस करना है कि कितना के जगह पर कितना ले लिया, ठीक है। ये 9 वर्ष के बजाय में इन्होंने 15 ले लिया, तो सीधा सीधी बात है कि 9 से 15 का कंपेयर करना है कि यहाँ पर -6 की कमी हो रहा है, ठीक है। और अगर पहले 15 रहता फिर 9 रहता तो यहाँ पर 6 की कमी होता, माइनस नहीं होता। फिर आपको हमेशा उसका मतलब डिफरेंस को ही लेना है, ठीक है। और ये 6 की कमी हो रहा है, 6 कितने में, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो 30 है, तो 6/30 करना है आपको, यानी कि हर एक पर 1/5 की कमी होगा, तब गलती से ले लिया सब में। और टोटल विद्यार्थी कितना, मतलब टोटल 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष में अगर यहाँ पर माइनस आया तो इसमें घटा देंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव में रहता तो हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर घटाया तो आपके मन में आता होगा कि क्यों घटा दिया भैया, एक बात बताओ, तो यहाँ पर इसीलिए घटाया है ताकि यहाँ पर माइनस में वैल्यू आया है मेरा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव में वैल्यू आता तो यहाँ पर प्लस करते हैं। और इसका बेसिक मेथड क्या होता है, बेसिक मेथड ये होता है कि यहाँ पर आप चीज़ों को देख लीजिए। बेसिक मेथड मेरा ये कहता है कि
30 छात्रों का औसत कितना है, तो यहां पर सीधा सा लिखेंगे हम 30 छात्रों का औसत 15 है। इस बात में किसी प्रकार की आपको दुविधा, 30 छात्रों का औसत 30 गुना 15 हो गया। उसके बाद 9 वर्ष के बजाय उन्होंने 15 वर्ष ले ली गई, मतलब उसको लेना था 9 तो प्लस 9 और ले लिया माइनस का 15, ठीक है, ले लिया माइनस का 15। और इन सभी को सॉल्व कर देंगे तो नीचे क्या रह जाएगा मेरा, और उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर टोटल कितना क्या है निकालना है, तो 30 का निकालना है। टोटल कितना औसत हो जाएगा, मतलब टोटल छात्रों की संख्या उतना तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो ये बेसिक मेथड है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करूं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप चीजों को देख लीजिएगा है, वीडियो को रिपीट करके, नहीं तो आप फिर बोलेंगे भैया क्या क्या हो गया यहाँ पर, अगर आप पढ़ रहे हैं तब। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 15 45 होगा, यहाँ पर 45 यानी कि 450, 450 में यानी कि माइनस का 6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 446, 446 हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल होगा 446। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 30 है तो 30 रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। तो बताइए 30 2 से काटेंगे, 2 से 15 बार में 2 से काटेंगे, 2 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6। जब आप 15 से यहाँ पर भगा कीजिएगा 223 को, तो आपका क्या आंसर आएगा, तो 15 कम 15 आएगा। फिर बचेगा यहाँ पर देखिए 12 में 7 5, यहाँ पर 3, 15 चौके 60 हो जाएगा, 60 ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो फिर जाएगा नहीं तो 0, तो 15 8 120, 15 8 120, फिर 0, 15 8 120 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो 15 45 5 60 15 55 75 5 6 90, तो ये आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, तो ये रिपीट करेगा। तो 14.8 आपको ले लेना, समथिंग 14.8 ही लेना है, ठीक है। तो 14.8 आपका आंसर हो जाएगा। किसी बात की समस्या दुविधा आपको यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 8 120, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतना ना करके सिर्फ आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना था कि भैया यार देखो कि क्या बोल रहा है, कितने के वजह में कितने ले लिया, तो 9 और 15 की बात कर रहा है, यानी कि 9 माइनस 15 यानी कि माइनस का 6, और टोटल कितना है इसका, टोटल छात्र कितना है, क्योंकि नीचे 30 कर रहे थे ना, तो टोटल छात्र यहाँ पर 30 है, तो ये 1/5 आ जाएगा। अब इसका इस बात को आप समझ गए, उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल है। पढ़िए, एक बार पढ़ देते हैं कि टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है और मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें। यह बकवास वाली लाइन है, यहां पर आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आपको एक चीज पता होगा कि पैसा जो बढ़ता है ना, वो हमारा मतलब कार्य क्षमता के अनुसार बढ़ता है, कि अगर मेरा कैपेसिटी क्या है, मैं 6 घंटा काम करूंगा तो मेरा कैपेसिटी क्या है, मैं कितने लेवल का काम कर सकता हूं। मेरा अगर 6 घंटे में 10 काम करने का आदत है तो मुझे 10 यूनिट का पैसा मिलेगा। अगर मेरा भाई 6 घंटे में 8 काम कर सकता है तो उसको 8 यूनिट का पैसा मिलेगा। यानी कि पैसा बटेगा। पैसा प्राप्त करने के लिए हमें कार्य क्षमता का बहुत जरूरी है। विदाउट कार्य क्षमता हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमको कितना पैसा मिलेगा, उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं। और आपको पता है कि कार्य क्षमता हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फटाक से निकाल दीजिए। टीना है तो टीना को टी किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है, ठीक बात है भैया। मीना अकेले उस कार्य को कितना दिन में, 15 दिन में। इस दोनों का एलसीएम लेके चिपकाइए फटाफट। टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 15 का 60 हो जाता है। इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 60 हो गया। तो टोटल काम 60 है। मीना 12 इसको 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 12 पंचे 60, यानी कि इसका 5 हो गया और इसका 4 हो गया। 4 और 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब सवाल क्या कहता है, सवाल मेरा ये कह रहा है कि ये दोनों को यहां पर गौर से फरमाइए। देखिए कहता है कि यदि टीना और मीना को 18,000 रुपए देता है, 18,000, यानी कि टीना और मीना को दोनों काम को करने का, दोनों ने देखिए 5 और 4 9 काम किया और 9 काम करने का इसको मिल रहा है 18,000 रुपए। तो एक काम का कितना मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 2,000 रुपए मिलेगा। तो पूछ रहा है कि टीना का भाग कितना है, किसका पूछ रहा है, सॉरी मीना का भाग कितना है। तो मीना मेरा ये है, तो ये एक दिन में 4 काम करता है, तो एक काम का 2,000, तो 4 काम का कितना पैसा मिलेगा आपको, 8,000 रुपए मिल जाएगा। किसी बात की समस्या दुविधा आपको समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको, ठीक है। अगला सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल बहुत बेहतरीन सा है। देखिए इस सवाल को क्या कहता है कि एक कार एक समान चाल से 60 किमी की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे तो ये दूरी तय करने में इसे 2 घंटे का समय लगता है। तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि वास्तविक चाल, यानी कि चाल ज्ञात करना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। लेकिन देखिए इस टाइप के सवाल आपको जब भी मिले ना, जिसका फॉर्मूला तो होता है, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा कि S1 का स्पीड इंटू S2 का स्पीड बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस घंटा में लेना है आपको। ये फॉर्मूला आता है। और ये फॉर्मूला कब काम आता है कि कोई व्यक्ति है जो मान लेता आपका स्कूल गया 5 मिनट लेट पहुंच गया, दूसरा दिन भी स्कूल गया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया और उसका रफ्तार कुछ दिया होता रहता है, तो वहां पर ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यहां पर भी काम कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइप पे क्या करिए
क्या कीजिएगा, आप ऑप्शंस को उठा लीजिए, ठीक है। आपको दोनों तरीके बता देंगे आपको, तो ऑप्शन पे ज्यादा हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना है, 60 है, ठीक है। तो ऑप्शन में उस वैल्यू को आपको उठाना है जो कि 60 को काट पाए, मतलब 60 के पहाड़े में, मतलब उस संख्या के पहाड़े में 60 आता हो। अगर मैं 12 की बात करूंगा ना, तो 12 5 बार में काट देगा, 12 5 60, तो इसको एक उठाना है, ठीक है। इसके बाद ये 15 नहीं काट पाएगा, 15 काट पाएगा क्या, ये क्या हो रहा है, तो 16, यहां पर क्या है 16 के पहाड़े में 60 नहीं आता, तो इसको नहीं लेना है। 10 मेरा काट देगा, तो 10 को ले लिए, 15 को ले लिए। अब चीजें क्या कहता है उसको समझिए, कि अब इसको एक बार थोड़ा सा हम मिटाते हैं। सवाल मेरा कहता है कि जब वो 60 की रफ्तार से जा रहा है, 60 की रफ्तार से जा, मतलब टोटल 60 किलोमीटर की दूरी है, और वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर उसको तय कर देगा 12 किलोमीटर, तो उसको समय कितना लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि यदि वो अपनी चाल में 8 किलोमीटर की वृद्धि करता है, तो सेम डिस्टेंस को कितना दूरी में तय करेगा, कितना देर में, तो ये 60 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और ये अपने चाल में पहले यहां पर 12 लिए थे, इसमें 8 बढ़ाया, तो 8 बढ़ाया तो 12 8 हो गया 20, 20 के पहाड़े में आता है, तो ये 20 के 3 में। तो अब समय का गैप, पहले तो 5 घंटा लगता था, अब लग गया 3 घंटा। अब समय का गैप कितना हो गया, 2 घंटे का, ठीक है। समय का गैप कितना हो गया, 2 घंटे। तो समय का गैप अगर सवाल में भी 2 घंटा दिया है और आपका भी 2 घंटा लग रहा है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तब आपका ये आंसर सही हो जाएगा। और अगर ये से कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो आपका आंसर यहाँ पर सही नहीं होगा, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी ट्राई करता हूँ। अगर 10 से मैं इसको लूंगा ना, तो 10 6 60 यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा। और 10 में से फिर 8 इसका रफ्तार को बढ़ाना होगा, तो 10 और 18, तो 18 60 को नहीं काट पाएगा, तो खत्म हो गया खेला। उसी प्रकार से 15 लेंगे, तो 15 जो 60, अब 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23, 23 का पहाड़ा में 60 आता है, 15 5 20 3 23, 23 का पहाड़ा में 60 नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें ये इस तरीके के सवाल में आप ऑप्शन को उठा लीजिए, जल्दी बन जाता है, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूला पर बेस जाना चाहते हैं, तो फॉर्मूला मेरा क्या कहता है उसको समझिए। फॉर्मूला मेरा ये कहता है कि भैया देखो, ये डिस्टेंस कितना है, S1 इंटू S2, ठीक है, अपॉन में S1 माइनस S2 का डिफरेंस, वो भी टाइम का लेना है। चलिए भैया काम करते हैं। दूरी कितना है, दूरी आप देखेंगे, दूरी कह रहा है कि 60 है, 60 है। S1 का स्पीड आपको पता नहीं, पता है नहीं है, S पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि आगे उसका स्पीड को 8 से बढ़ा दिया, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8, और टाइम कितना लग रहा है, 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 से 4 बार में ये कटेगा, तो इसको ई पट्टी लेके जाएंगे जब हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये कोई फायदा नहीं बनेगा, ठीक है। आप यहां पर हम सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो इसको यहां पर ले जाएंगे, तो ये 60 गुने 4, आपको इसको काटना नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखना है, ये S और ये S प्लस 8। अब देखिए, अब S का मतलब पहला रफ्तार है, दूसरा मतलब दूसरा रफ्तार है, ठीक है। तो ये मेरा पहला रफ्तार, ये मेरा दूसरा रफ्तार। तो पहला रफ्तार अगर 60 होगा, 60 प्लस 8 68 हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 4 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। उस कंडीशन में इसको सेटिस्फाई आपको कराना होगा, ठीक है। तो अगर 60 को मैं इस प्रकार से लिखूं, 60 को देखिए मैं अगर इस प्रकार से लिखता हूं कि 12 गुने 5, और यहां पर कितना है 4, तो इसको एक साइड लिखते हैं 12 में, और गुना में 4 5 20, ठीक है। अब देखिए, अब पहला स्पीड अगर मैं यहां पर 12 रखता हूं, तो पहला स्पीड 12 हो गया। दूसरा बार क्या कहता कि S प्लस 8, तो 12 8 20 होगा, तो यहां पर भी देखिए 20 है, 20 आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका पहला स्पीड 12 हो गया। अगर दूसरा पूछता तो 20 होता। तो पहला क्या पूछा है, तो कार की वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल मेरा ये है, तो S मेरा 12 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस स्थिति में। अगर ऑप्शंस को उठा लेंगे तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, ये खेल बनता है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल मेरा ये कहता है कि A प्लस B प्लस C 0 दिया गया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस का 3ABC, ठीक है। तो A प्लस BQ का 0 हो गया, तो ये टोटल मेरा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। या ये बात आपको पता होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बनता है, ठीक है, इसका वैल्यू 0 होता है। उसके बाद तो देखिए ये वाला सवाल, इस सवाल को वो भी तो इस सवाल को भी उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। किस प्रकार से, देखिए सवाल जैसे कहता है वैसा कह देंगे। ऊपर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वहां रहने देते हैं। नीचे मेरा 1 माइनस एक्स है, तो इसको भी रहने देते हैं। यहाँ पर ये भगा में है, ठीक है, तो भगा में है तो इसको गुना में बदल देंगे। तो गुना में बदल देंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ऊपर में लिखा गया 1 माइनस एक्स की पावर में 4, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखना चाहूँ कि एक्स प्लस मतलब एक्स का स्क्वायर, और फिर लिखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो किसी बात की समस्या है आपको, बताइए। यहां पर भी लिखेंगे तो कोई मतलब अगर ये झूठेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, किसी बात की समस्या। अगर ये झूठेगा आपस में तो ए स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो बात हुई है, ठीक है। तो इसको हमने पहले वालों को क्या लिखेंगे, नीचे पर एक्स प्लस
वन प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे जो ये है ना, ये जो बचा है वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी हम तोड़ देंगे, ठीक है, इसको भी तोड़ देंगे ताकि हम आगे काट पाए। इसको इसलिए तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं इसको भी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा तो क्या बचेगा, वन प्लस एक्स और फिर बचेगा वन माइनस एक्स। इस बात को आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस हमने उसी को किया है और कुछ किया नहीं। एक के ऊपर में कुछ नहीं, अगर दो रख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फॉर्मूला मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे मेरा क्या बच रहा है, उसको बचा दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मेरा कह रहा है कि आगे क्या है, इंटू एक्स के पावर में वन माइनस एक्स है, तो ये अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए आराम से, ठीक है। अगर मैं इसको काटूं तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये कट जाएगा। अब देखिए ये बच रहा है, तो इस पे अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये एक वन मेरा आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वन माइनस एक्स कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा, माइनस एक्स, नीचे मेरा क्या बचेगा, और नीचे देखिए माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर तो उसका सॉल्यूशन था, नीचे था मेरा वन प्लस एक्स था यहाँ पर, तो ये नीचे मेरा वन प्लस एक्स आ जाएगा। तो नीचे वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स क्या हो जाएगा, टोटल वन प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बात की समस्या यहाँ पर आपको दुविधा, इसको मैंने कैसे थोड़ा आपको समझ में आ गया कि पहले देखो यार, इसको जो भी था उसको रखा, गुना में था इसको भगा में पलट दिए, तो एक्स माइनस वन कर दिए। नीचे वाला क्या था, नीचे वाला ये जो एक्स माइनस वन माइनस एक्स के पावर में फोर है ना, इसको मैंने तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर में फोर है ना, तो इसको तोड़ दिया हमने किस प्रकार से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख ही सकते हैं ना, इसको जो एक्स के पावर में फोर लिखा गया है, इसको तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यही किया, इस वैल्यू को हमने यहां पर रखा, और बाकी इसको फिर मैंने तोड़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दिया, तो ए प्लस बी यहां पर देखिए कहां गया भैया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इतना काम कर दिया। फिर ऊपर में मेरा बच रहा है ये वाला कि एक्स माइनस वन माइनस एक्स, और नीचे बच रहा है आपका ये गुना में है, तो गुना में हमने लिख दिया इसके नीचे, उसके बाद काट दिया, तो ऊपर में एक्स बचा, नीचे ये दो वैल्यू बच रहा है, तो दोनों को जोड़ कर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको उम्मीद करें चीजें समझ पा रहे होंगे। देखिए ये वाला सवाल है, इस सवाल को पलक झपकाते इसका आंसर आप बता सकते हैं। सवाल मेरा क्या पूछा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/5 हो जाता है। क्यों होता है इसको समझ लीजिए आप। आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा SEC, सेक स्क्वायर, इसको ऊपर से लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम केवल इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां पर, और यहां पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा, और बराबर मेरा 1 है तो 1, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद यहां पर सवाल में गिवन क्या है, सवाल में दिया गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 5 है, आपको निकालना ये है, तो जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको बाएं पक्ष में रख दीजिए आप, ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना होगा ये उसको यहां रखेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको निकालना है तो रहने दीजिए। अब ऊपर मेरा 1 बचा, नीचे क्या है, इसका वैल्यू चाहिए, ये मेरा ऊपर आ जाएगा, गुना में है तो ऊपर भगा में, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो 1 की जगह पर 1 और इसका वैल्यू 5 है, तो ये मेरा क्या वैल्यू आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/5 आ गया। ये आपको कंडीशन याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोट और कोसेक में होता है, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा में ये भी काम आता है, उसका भी वैल्यू वहां पर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि यहां पर दे दिया जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दिया √5, और आपको पूछ लेगा कि भैया बताओ यार सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सीधा इसको उलट दीजिए, 1/5 हो जाएगा, इसका रिवर्स करना है, ठीक बात है। उम्मीद करें ये चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरीके की चीजें आपको होता है, ठीक है। अगले सवाल पर, अगला सवाल बात करते हैं। देखिए ये अगला सवाल है, यहां पर भी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, चीजें दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे 15 नंबर सवाल है, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, आपका दिमाग में आता है, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, जैसे 1 बाई साइन हम लिखते हैं ना, 1 बाई साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता, 1 बाई साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, उसी प्रकार से 1 बाई कॉस थीटा, कॉस ए बराबर सेक ए है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ देंगे हम लोग, जैसे वहां पर 1 प्लस सेक स्क्वायर ए लिखा गया है, तो सेक स्क्वायर ए के जगह पर हम ये वैल्यू को रखेंगे, ठीक है, तो 1 के जगह पर 1 रखते हैं, और इसके जगह पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो यहां पर आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए, और ये कर जाएगा तो +1, यहां बात को समस्या, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है। उसके बाद नीचे मेरा कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए। अब नीचे मेरा ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए है कि नहीं। अब आप एक बात बताइए, अगर कभी इस टाइप से जैसे मैंने आपको बताया कि ए बाई बी और बाई सी है, तो ये तो मेरा रह जाएगा, बाकी ये नंबर क्या होगा, ये आके यहाँ पर गुना हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से एगो था ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका नीचे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर हम बगल में इसका लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। इस बात को, इतनी सी बात आप समझ में आएगी कि नहीं आए वो बता दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे वाला वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे ना, आगे वाला वैल्यू को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो ऊपर में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम रहने देंगे, ठीक है। आपको पता है कि 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो इसको जब भी हम यहाँ पर गुना करेंगे ना, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। अब कोई वैल्यू इस प्रकार से है कि एक वैल्यू दिया गया, दूसरा का दिया गया, और इसका नीचे फिर आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, तो ये नीचे से क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। बातें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा फिर, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर किसी बात की आपको समस्या, अब देखिए क्या कुछ कट सकता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस इंटू में कट जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाई कॉस बराबर होता है 10, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे एंगल में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है बहुत ज्यादा, आपको नीचे क्या वैल्यू है, कॉस स्क्वायर ए, तो इसको आपको कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर देना है, कि अगर कुछ पॉसिबल है तो सेक को 1 बाई कॉस हम लिख सकते हैं। उसी टाइप से साइन जैसे है, तो साइन को उतना बात अगर आप करें, इसको नीचे वाला को हमने चेंज कर दिया कि कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो बस इतनी सी बात करके हम चीजों को सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। अगले सवाल पर बात करते हैं। अब अगला सवाल देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री पर सवाल है, ये इसका भी आंसर बहुत जल्दी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे लिखा गया कि cot y बराबर 12/5 है, तो आपको एक चीज पता होगा, इसके आपको पूरा कुंडली छाप देते हैं। आज के बाद दुनिया में जिंदगी में आपका इस टाइप से सवाल पूछ लेगा ना, तो कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। देखिए सवाल में क्या पूछा है कि cot y बराबर 12/5 है। अब आप एक बात को समझ लीजिए, यहाँ पर साइन थीटा ये होता कि नहीं होता। आप बोलेंगे देखिए भैया ये सब चीजें हमको आता नहीं है, लेकिन यार समझना होगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, ठीक है। थीटा हम लिख देते हैं अभी एंगल में, उसके बाद होता है कोसेक। अब आपको एक चीज पता होगा, कौन सी बातें आपको पता है वो आप देखिए। साइन थीटा बराबर आपको याद रखना कि पी बाई एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। अब आपको ये तीन ही चीज याद रखना है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब आपको एक चीज याद रखना है कि साइन का हमेशा उल्टा होता है कोसेक, यानी कि कोसेक का वैल्यू क्या होगा, तो एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉस का वैल्यू क्या होता है, इसका उल्टा कौन होता है, सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का वैल्यू बी बाई एच है, तो इसको उलट दिए तो यहाँ पर एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पी बाई बी है इसका, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो पी बाई बी हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया, कॉट किसका उल्टा होता है, तो टेन का पी बाई बी होता है, तो इसका ये वाला हो जाएगा बी का वैल्यू और नीचे हो जाएगा पी का वैल्यू। तो पी बी आपको पता है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे तीन ही चीज होता है, पी बी और एच। तो यहाँ पर एच की कमी है, तो एच का मान कितना होगा, अगर पी मेरा 5 है, बी 8 12 है, तो आपको पता होगा कि 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। अगर ये मेरा 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगा, 5 12 13 ट्रिपलेट है। तो ये बी मेरा बेस मेरा 5 था, आधार मेरा ये 5 है, तो ये 13 मेरा एच हो जाएगा, ठीक है। तो 5 12 एच बराबर 13 हो गया। अब बाकी आप इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे निकलता है, अगर मुझे एच का वैल्यू चाहिए ना, एच का वैल्यू चाहिए, तो इसका रूट अंडर होता है इस दोनों का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबा वाला भुजा। एच का मतलब क्या होता है, ये लंबा वाला भुजा का जब भी वैल्यू चाहिए, तो इस दोनों वाला वैल्यू का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अगर ये दोनों में से किसी एक का चाहिए, इसका चाहिए, तो इससे इसको घटा देंगे। अगर कभी इसका चाहिए तो इससे हमको इसको घटा देंगे, तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको एच चाहिए, तो एच पी और बी, पी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो एक 169 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो इसका रूट निकल जाता है आपका 13, यानी कि एच का वैल्यू यहाँ पर 13 हो गया, 13 हो गया। अब क्या पूछा, अब कुछ भी पूछे आपको पी बी एच पता चल गया कि नहीं चल गया। अब पी बी एच पता चल गया तो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक कुछ भी पूछ लेगा, अब आराम से बता दीजिएगा। आपको पूछा क्या है, कॉस वाई, कॉस स्क्वायर वाई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस बराबर क्या फॉर्मूला था, बी बाई एच,
बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना है 12, एच का वैल्यू आपने कितना निकाला 13, तो इसका एंगल में स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर 144 और नीचे 169। ठीक बात है कि नहीं? उम्मीद करें आपको टाइम लगा होगा, मतलब समझाने में, बाकी टाइम नहीं लगता है। आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है? ये तीन कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। उसके बाद ये तीनों उसका रिवर्स में चलता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो पी बाई एच का उल्टा हो जाएगा एच बाई पी। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या, कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच का उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। ठीक बात है कि नहीं? उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, इसी का उल्टा होता है कोट। अब मान लेते कि इतना पता चल गया है और आपको पूछेगा कि भैया बताओ साइन का तो वैल्यू नहीं, अगर आपको साइन थीटा पूछ लिया जाए, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, पी का वैल्यू यहाँ पर कितना 5, एच का वैल्यू 13, तो 5/13 अगर साइन पूछता तो हम करते। ठीक है, उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे। इस टाइप के अब जिंदगी में जब भी सवाल आएगा तो आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। इस सवाल का आंसर पलक झपकाते आप बना सकते हैं। सवाल मेरा क्या कहता है, कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा एक्स वाई द्वारा आंतरिक कोण 180 डिग्री है, यदि जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आपको इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा ना, जब कभी भी, मतलब जब कभी के मतलब क्या है, जब कभी भी आपको इस टाइप से पूछे, सवाल कहता है कि एक मेरा वृत्त है जिसकी जीवा कोई एक्स वाई पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मान लीजिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर मैं जीवा यहाँ पर खींचता हूँ, जीवा मेरा यहाँ है और केंद्र में यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ का कोण कितना बनेगा, कितना बनेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है, मान लेते हैं कि 30 डिग्री का बन रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, यहाँ पर जीवा एक बना देते हैं, एक्स वाई कुछ भी बना देते हैं, तो अब कोण क्या बनेगा, अब तो इससे थोड़ा बड़ा ही बनेगा ना, तो पहले इतना था, अब इसमें थोड़ा बड़ा बनेगा, तो कुछ भी बन सकता है, बड़ा बनेगा तो कुछ भी बनेगा। तो सवाल कहता है कि एक जीवा जो है ना, एक जीवा है, तो जीवा मेरा बीचों बीच है एक्स और वाई, और इस पर कोण बना रहा है पूरा का पूरा आंतरिक 180 डिग्री। ठीक है, और इस जीवा की लंबाई जो है ना, वो एक्स वाई की लंबाई कितना 36 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया तो इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू कितना होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी सवाल में वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री जब बनता है कोण वृत्त के केंद्र पर, आंतरिक कोण पर, ठीक है, आंतरिक कोण 180 डिग्री बनता है, तो इसका जीवा जो होता है ना, यही जीवा मेरा व्यास के बराबर हो जाता है, यानी कि जीवा बराबर व्यास हो जाता है। ठीक है, जीवा बराबर व्यास हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा कि जीवा बराबर व्यास हो जाता है, यानी कि क्रोड बराबर डायमीटर, यानी कि जीवा की जो लंबाई है वो भी व्यास की ही लंबाई है। तो जीवा की लंबाई 36 है, तो जीवा की लंबाई 36 हो गया, तो यहां पर व्यास का भी लंबाई 36 हो गया। अब व्यास का आधा मेरा त्रिज्या यानी कि आर होता है d/2, तो त्रिज्या मेरा यहां पर कितना हो जाएगा, अगर इसको 2 से भागा करूं तो 18 आएगा, तो 18/36। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये एक कंडीशन होता है, और इसी के साथ दूसरा कंडीशन होता है, किस प्रकार से, अगर वृत्त पर, अगर ये इस प्रकार का वृत्त है और यहां पर एक जीवा खींचा गया है और इसके अगर परिधि पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अर्धवृत्त पर यहां पर 90 डिग्री, यहां पर अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहां पर भी जो इसका जीवा की लंबाई है ना, वो भी व्यास के बराबर होता है, यानी कि जीवा और व्यास क्या होगा, यहां पर ये बराबर होगा, यानी कि जो जीवा की लंबाई हो वही व्यास की लंबाई हो जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको दिमाग में रखना है कि जब भी वृत्त पर जीवा व्यास पर, मतलब जीवा के केंद्र पर 180 डिग्री का आंतरिक कोण बनाया जाता है, तो वहां पर उसका व्यास, जीवा का लंबाई जो भी होगा वो व्यास के बराबर हो जाता है, होता है। ये कंडीशन आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। उसके बाद एक कंडीशन, अगर परिधि पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो उसका जीवा का जो भी लंबाई है वो भी सेम टू सेम लंबाई उसका व्यास का भी होता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको दिमाग में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पलक झपकाते आप बना सकते थे कि किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा एक्स द्वारा आंतरिक कोण पर 180 डिग्री का कोण बना, एक्स वाई यानी कि आंतरिक कोण 180 इस प्रकार से बनता है। तो जीवा की लंबाई 36 है, तो वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, तो जीवा 36 यानी कि व्यास भी 36, तो त्रिज्या मेरा 18 हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 इंच, 15 इंच और 14 इंच है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज में हर एक चीज का अलग अलग दिया गया। आपको पता होगा त्रिभुज पढ़ने में जब आप पढ़ते हैं ना, तो इसमें हर एक त्रिभुज के लिए एक रामबाण होता है मेरा, मतलब जब अलग अलग, इसका मान अलग है, इसका भुजा अलग है। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज दे दिया या राइट एंगल ट्रायंगल, तो वहां पर त्रिभुज अलग तरीके से हम उसका क्षेत्रफल को निकालते हैं। लेकिन जब हर एक भुजा अलग अलग दिया जाता है ना, तो वहां पर हम हीरोन का सूत्र को अप्लाई करते हैं। तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर, ठीक है, ये एस माइनस ए, मतलब
पहला वाला भुजा, उसके बाद s माइनस बी और s माइनस सी होता है, ठीक है। तो s मेरा क्या है, ये अर्ध परिमाप है। अगर इस प्रकार का चीजें है, कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है, अगर इसका 13 दिया गया और इसका 14 दिया गया और इसका 15 दिया गया, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे साइड साइड में, तो देखिए 10 10 30 हो जाएगा, 30 10 20 30 और 4 5 9 3 12 42 हो जाएगा। तो टोटल मेरा 42 हो गया। टोटल कितना है, 42। तो s मेरा बराबर होता है अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप अगर 42 है तो आधा कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो s/2 यानी कि s बराबर 21 हो जाएगा। तो s का वैल्यू आपका पता चल गया। यानी कि s का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो भी तीनों भुजा का मान दिया जाएगा उसको जोड़ करके उसका आधा। अब यहां पर आप रख दीजिए। तो यहां पर अगर मैं रख दूंगा ना तो क्या होगा, यहां पर अगर रूट अंडर के s के जगह पर 21, अब देखिए इंटू है, 21 में से क्या घटाना, a का वैल्यू 13 है, तो 21 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21 में से b घटाना है, तो b का वैल्यू 15 है, तो 21 में से अगर 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 21 में से c घटेगा, तो c का वैल्यू यहाँ पर 14 है, तो 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इसको अब सॉल्व करके आपका दिमाग हालत खराब होगा, लेकिन आपको करना कुछ भी नहीं है। इसको तोड़ दीजिए। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 लिख सकते हैं। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं। ऐसे में तोड़िए जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से आपको तोड़ना है। 6 को हम 3 इंटू 2 में लिख देंगे, ठीक है। आप तोड़ दीजिए, आपको फायदा होगा। और 7 है तो 7, ठीक है। इतनी सी बात आप कर दिए। अब ये 7 और ये 7 अंडर रूट में जब 2 मिलता है तो एक बाहर, 7 बाहर हो गया। इस 3 से ये 3 को ले लेगा, ठीक है, तो 3 3 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस 4 का रूट कितना होता है, 2, तो 2 दूगुने 4, 4 तिया 12, 12 7 84, तो इसका आंसर हो जाएगा 84 स्क्वायर इंच। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ज्यादा इसको सबको गुना करके उसका रूट निकालने का जरूरत नहीं था। इसको आपको मतलब तोड़ देना है कि 21 को 3 गुना 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 को हम 4 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मतलब परफेक्ट स्कोर बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कहता है, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त है, एक कोई वृत्त है, एक वृत्त हमने यहां पर बना दिया, एक वृत्त है, ठीक है, बना देते हैं, अभी बाद में काम करेंगे। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, उसमें एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसमें एक जीवा खींचा जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक जीवा खींच देता हूँ ना, चलिए इसमें एक जीवा बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक जीवा लेता हूँ, ये मान लेते हैं कि ए और बी, कुछ भी मान लेते हैं, जीवा इसका 30 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई, जीवा की लंबाई ए बी बराबर 30 है, ठीक है। तो उस वृत्त की इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी, तो वृत्त का केंद्र क्या है, यहाँ है। यहां से इसकी त्रिज्या, यानी कि यहां से ये त्रिज्या हो गया मेरा, यहां से ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या मेरा कितना दिया गया, 17 सेंटीमीटर। आपको एक चीज पता होगा, तो ये लंबाई पूछा गया है, ये लंबाई पूछा गया कि ये लंबाई कितना होगा। अगर ये पूरा का पूरा 30 है मेरा, अगर ये पूरा का पूरा 30 है, यानी कि ये मेरा 15 हो जाएगा, तो ये भी मेरा 15 होगा। तो ये वाला जो भुजा है वो मेरा 15 मान है, ठीक है, और ये वाला 17 है। तो आपको पता होगा कि एक ट्रिपलेट बनता है जो कि 8 15 17 होता है। तो अगर मेरा ये 15 है, ये 17 है, तो ये वाला मेरा 8 हो जाएगा। यानी कि इसका यहीं से दूरी आपको पूछा गया था और इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे क्योंकि ये एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। सवाल मेरा क्या पूछ रहा था कि भैया यार बताओ कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, एक वृत्त, ये मैंने त्रिज्या मान लिया 17, जिसकी जीवा दिया गया था, जिसका 30 सेंटीमीटर लंबा था उसका जीवा। तो आप एक बात बताइए, अगर पूरा मेरा 30 है तो आधा मेरा कितना होगा, 15 होगा। तो यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू 15 हो गया। अब सवाल यहां पर गौर कीजिएगा कि उस वृत्त की उस जीवा की केंद्र, उस वृत्त की और इस वृत्त का केंद्र कितना होगा यहाँ पर, जीवा का केंद्र यानी कि बीचों बीच में जो आता है। तो यहां से यहां तक की लंबाई पूछा गया था आपसे, तो इस लंबाई कितना होगा। तो अगर ये 15 है, ये 17 है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप ले रहा कि नहीं ले रहा। आपको पता होगा कि अगर ट्रिपलेट पढ़े हैं तो ये 17 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा, 8 15 17 एक ट्रिपलेट बनता है। तो 8 15 17 हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप चाहे कि इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो आपको पता होगा कि इस वैल्यू का मान दिया गया है, इसका भी मान दिया गया है, इसका आपको पता करना है। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा H होता है, ये मेरा B होता है और ये मेरा P है। तो P का मान निकालते हैं तो बड़का से छोटका घटा देंगे, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट में 289 माइनस का इसका 15 का स्क्वायर 225, तो आप घटा दीजिए 225। तो 9 में से 5 चलेगा तो 4 बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं। अब 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 0। तो ये अंडर रूट में 64, तो 64 का रूट कितना 8, तो ये 8 हो जाएगा आंसर। तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं ना, तो इतने सवाल बन जाएगा ना आपसे कि आपको ट्रिपलेट 8 याद हो जाएगा कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, बहुत सारे ट्रिपलेट बनते हैं। और ट्रिपलेट के बेसिस पर बहुत सारे बना भी सकते हैं, तुरंत चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो हम पूरा ट्रिपलेट पर बना देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल पर बढ़ जाते हैं। उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए एक सीधी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ जो लिखा गया ना यहाँ पर, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है कि रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये सीधा सा एक फॉर्मूला बनता है जिसको आपको देखना है। तो ठीक है, तो अगर सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई अगर पूछ देगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला को आपको याद रखना कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर पूछेगा तो डी स्क्वायर, डी मेरा क्या है, यानी कि सवाल मेरा क्या कहता था कि दो कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या इसका भी कुछ है इसका भी तो कुछ, ये 12 है ये 5 है। ठीक है, यहां से इस केंद्र के बीच की दूरी आपको कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा था कि सीधी उभयनिष्ठ ये इस भुजा की लंबाई कितना होगा, तो आपको पता है कि इसका एक फॉर्मूला बनता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी मेरा क्या है 25 है, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस यहाँ पर R1 माइनस R2, तो R1 मेरा कितना है 12 है और R2 5 है, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 625 माइनस 7 7 49। इसको घटा दीजिए, 5 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि अब तो घटेगा नहीं भैया, ये 9 ही ना, 15 में से 9 घटेगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा 1, तो 11 में 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर बचा 5। अब 576 का रूट कितना होता है 24। आपको याद रखना है कि इसका क्या रूट होता है, ठीक है 24, तो इसका 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है कि इसके स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 1 से लेकर 30 40 जितना भी होगा ना रगड़ दीजिए, सारे क्यूब स्क्वायर को याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, बेनिफिट होता है कैलकुलेशन पर। अगला सवाल बढ़ जाते हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप इसको केवल फोकस कीजिएगा। जब सीधी उभयनिष्ठ रेखा आपको पता होगा तो सीधी उभयनिष्ठ निकालने के लिए दो वृत्त का त्रिज्या आपको दिया हुआ होगा और उसके केंद्र का दूरी भी दिया हुआ रहेगा, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला को आपको याद रखना ही होगा, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आ जाइए अगले सवाल पर। फॉर्मूला से आप चीजें आसान में कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में देखिए पाई चार्ट द्वारा कुछ दिया गया है, इस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया था। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि कंटेंट को तैयार कर रहे थे, सारी चीज को टाइप वाइप करके आपके सामने पेश करना पड़ता है ना। ठीक है, तो ये कुछ कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त के आरेख में PQRSTU में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इनमें सभी लड़कियों की संख्या है, इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है। टोटल लड़कियों की संख्या आपको याद रखना है कि 3000 है। ठीक है, इसी के बेसिस पर कुछ बनेगा। और किसी विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, आगे कुछ कह रहा है, आगे फिर इसी का ग्राफ है। ये जो है ना, ये एक चार्ट दिया गया था और दूसरा को यहां पर सवाल पूछा गया कि स्कूल में P और R में लड़कियों की कुल कितनी संख्या है। P में और R में लड़कियों की कुल कितनी संख्या है, तो P में 17 है और यहाँ पर 31, तो 17 और 31 कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर कितना होगा 48। तो 48% कितना है, कुल लड़कियों की संख्या कितना है P प्लस R, जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो P प्लस R में टोटल मेरा कितना है, टोटल देखिए कह रहा क्या कि टोटल जो स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है। ठीक है, तो 3000 का पूछ रहा है, 3000 टोटल है 3000, तो 3000 में P और R की स्कूल के लड़कियों की संख्या पूछा गया, तो P में 17% लड़की है और R में भी 31%, तो टोटल कितना लड़की है 48%। तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, तो अब यहाँ से हट जाएगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 1 0 तो लगना ही लगना है। 3 8 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 4 12 13 14, तो 1440 टोटल लड़कियों की संख्या कितना है 1440। आपका ये A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको किसी चीज का दिक्कत समझने बुझने में, क्योंकि सवाल में कोई ज्यादा नहीं था। आपको टोटल कितना था 3000 का 48% निकालना था कि 3000 में कितना लड़कियां हैं। ठीक है, P और स्कूल में ये टोटल स्कूलों में जो है ना संख्या है लड़कियों का। तो सवाल मेरा ये पूछ रहा था कि भैया बताओ P और R के लड़कियों का परसेंट दिया गया है, तो हमसे पूछ रहा था कि 3000 में P और R के स्कूल में मिला करके कुल लड़की कितना है। तो टोटल मेरा 3000 था, 3000 में 48%, P का 17% और R का यहाँ पर 31%, तो 48% इतना लड़की है, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 2 0 से 2 0 काम तमाम हो गया। 1 0 है तो 1 0 अंतिम में लगा दिए। 3 8 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 4 12 13 14, 1440 लड़कियां हैं वो 2 स्कूल में। ठीक है, इतनी सी बातें आपको समझ में आए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल फिर एकदम उसी पर बेस्ड है।